नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। वहीं पर आज सीएम धामी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उत्तराखंड के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। राज्य के विकास के मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ वो चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो आज पहाड़ में फिर से मौसम बदल सकता है और पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। ऐसे में अगर फिर से बर्फबारी होती है तो कड़ाके की ठंड में और इजाफा हो सकता है। ऋषिकेश के गुर्जर प्लॉट के पास सड़क किनारे खड़ी एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आग की सूचना फायर स्टेशन को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। रुड़की के भगवानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हसनपुर टांडा जलालपुर के जंगल के पास बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। दरअसल फरार गौ तस्कर के मामले में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश 10,000 का इनामी भी था, जिस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। कोशिश करी, पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है और उसको उसका जो आवश्यक इलाज है वो कराया जा रहा है। जो मुकदमों में ये वांछित है उसमें इसकी अरेस्टिंग करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और ऋषिकेश में नगर निकाय चुनाव का घमासान तेज हो गया है। मुनिकीरेती नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी बागी समेत 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि निकाय में पार्टी की बम्पर जीत होगी, क्योंकि जनता बीजेपी के काम से खुश है और जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। अपना एक सशक्त महिला ग्रुप अगर किसमें से होगा तो उनमें से एक है कि बिना दोषी को टिकट देकर के पार्टी ने कार्यकर्ता का सम्मान किया। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग विकासवादी सोच के साथ भारी बहुमत से बिना को जिताने का काम करेंगे। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड कांग्रेस के एक के बाद एक नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। न सिलसिला कांग्रेस छोड़ने वालों का खत्म हो रहा है और न बीजेपी ज्वाइन करने वालों का। तो क्या यह बीजेपी का गेम प्लान है? यदि ऐसा है तो कांग्रेस इसमें फंसती चली जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जितने भी लोग छोड़ के आ रहे हैं, अभी तक लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक 15,000 से अधिक कार्यकर्ता और नेतागण कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उत्तराखंड। ये हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी। आदित्य कोठारी का दावा है कि लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक उत्तराखंड में कांग्रेस के 15,000 से अधिक नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस को प्रत्याशी खोजे नहीं मिलेंगे। ये अभियान लगातार अभी भी चल रहा है। अभी तो लोकसभा चुनाव हुए, फिर ये नगर निकाय चुनाव हो रहा है और मुझे लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस को विधानसभा के लिए प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिलेंगे।
यानी कि 2027 को प्लान कर बीजेपी एक रणनीति के तहत विपक्षी नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खोले हुए है। प्लान यह है कि विपक्षी कांग्रेस में जो भी थोड़ा बहुत प्रभावशाली नेता है उसे किसी न किसी तरह बीजेपी ज्वाइन करा दी जाए। सुनिए बीजेपी के इस कांग्रेस विहीन उत्तराखंड के इस गेम प्लान पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। बीजेपी कहती है कि हम कांग्रेस विहीन भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज बीजेपी के आधे मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और आज वहाँ यह हो गया हाल कि बीजेपी का कैडर पीछे बैठ रहा है और जो कांग्रेस से आयातित लोग हैं वो आगे बैठ रहे हैं। तो वहाँ भी अंदर खाने बहुत आक्रोश है, लोग क्रोधित हैं और मुझे लगता नहीं, हम तो बीजेपी को कांग्रेस में ही कर रहे हैं और हल्के हल्के देखिएगा कांग्रेस बीजेपी को अपने कब्जे में ले लेंगे। बीजेपी का कहना है कि सनातन धर्म के विरोध के अलावा कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है। यही कारण है कि लोग कांग्रेस छोड़ भाग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि करण माहरा का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। चुनाव से पहले ही इतना बड़ा डिवीजन कांग्रेस के अंदर हो गया है कि हर सीट में 4-4, 5-5, 7-7 बागी लड़ रहे हैं। कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो ये तो इस देश ने और इस प्रदेश ने समझ लिया है कि सनातन विरोधी जो कांग्रेस है उसके साथ रहना ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं। तो कांग्रेस के पास तो मुझे लगता है कोई शब्द भी नहीं रह गए हैं बोलने के लिए। तो वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो स्थिति आज कांग्रेस की बनी हुई है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री तक पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बद्रीनाथ से उसके विधायक राजेंद्र भंडारी ने तो लोकसभा चुनाव के बीच विधायकी से ही रिजाइन कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ताज्जुब की बात यह है कि उसके बाद भी कांग्रेस संभल नहीं पाई, उसमें टूट का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 से पहले ही कांग्रेस बीजेपी के सामने हथियार डाल चुकी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में नगर निगम चुनाव प्रचार ने तेज पकड़ ली है और बीजेपी और कांग्रेस मेयर प्रत्याशियों ने चुनाव ऑफिस खोले हैं। बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश देवी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आयोजित हुई जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे। दोनों दलों के नेताओं की ओर से हरिद्वार नगर निगम सीट जीतने के दावे किए गए। वैसे ही भोलेनाथ जी का दिन है, हरिद्वार है ये, तो बहुत शुभ दिन पर ये शुरुआत हुई है और जिस तरह से आज यहाँ पर भीड़ उमड़ी है कार्यकर्ताओं की कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर, उसने ये साफ साफ प्रदर्शित कर दिया है कि इस बार हरिद्वार में बोर्ड के साथ साथ जो महापौर बनेंगी वो किरण जैसल बनेंगी। हमारी नई चुनाव लड़ रही हैं जो प्रत्याशी, उनमें भी वही क्षमता है और उनके पास गाइडेंस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उनको अमरीश जी को जो गाइड करेंगे। और मुझे लगता है कि हरिद्वार की सीट को बहुत अच्छे मार्जिन से विद पार्षद हम लोग जीतेंगे। पिछले बार पार्षद कम थे, मेयर हमारी थी, उससे भी दिक्कत आई और मैंने जनता से अपील भी कर रहा हूँ कि मेयर के साथ साथ हमको पार्षद भी दीजिए ताकि काम करने में हम पूरी ताकत से। निकाय चुनाव में प्रचार तेज हो गया है। नैनीताल में कांग्रेस ने शहर में रैली निकाली और पालिका चुनाव में सरस्वती खेतवाल के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी जनता को छलने का काम कर रही है और लोगों से रोजी रोटी छीन रही है, जिसके चलते सब परेशान हैं। जनता 23 जनवरी को सबक सिखाएगी। सफाई का मुद्दा है, बाकी ये पार्किंग का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, सफाई कर्मियों का मुद्दा है और सारी मतलब जितने भी नगर पालिका से जुड़ी हुए सारे मुद्दे जितने भी हैं सभी मुद्दों को लेकर चल रही हूँ। साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट है। हमने देखा है कि नैनीताल के अंदर विगत 2.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, चाहे हमारी रोजी रोटी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं।
कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में इस बार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम बने हैं। ऐसे में इन निगमों में काबिज होने की होड़ मची हुई है। आलम यह है कि बीजेपी जहां कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाकर निगमों में कमल खिलाना चाह रही है, वहीं कांग्रेस के लिए अपने नेताओं को संभालना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम बनने के साथ ही अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आलम यह है कि इन निगमों पर काबिज होने के लिए सियासी दल रोज नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही निकाय चुनाव में भी कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में ला रही है। आलम यह है कि दशकों तक पार्टी के कई पदों पर काबिज नेता एक झटके में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, वे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ निगम क्षेत्र से आते हैं। हमारे नगर के अंदर, हमारे जिले के अंदर, हमारी विधानसभा और लोकसभा के अंदर कोई विकास कर सकते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसलिए हमारे कार्यों से प्रेरित होकर के बहुत लंबे समय तक जिन्होंने कांग्रेस की सेवा करी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पिथौरागढ़ के एमडी जोशी ने 45 साल का कांग्रेसी सफर निकाय चुनाव में छोड़ डाला, जबकि जगत सिंह खाती ने भी 3 दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया। इन दोनों नेताओं के जरिए पिथौरागढ़ नगर निगम में बीजेपी खुद को मजबूत करना चाह रही है, जबकि बिट्टू कर्नाटक के जरिए बीजेपी अल्मोड़ा निगम को पहली बार अपनी झोली में लाना चाह रही है। ये बात अलग है कि कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं को पुराने साथी मौका परस्ती का बेहतरीन मॉडल करार दे रहे हैं। जब पार्टी विपत्ति में होती है या कष्ट में होती है तो जिन लोगों को हमेशा पार्टी ने सम्मान दिया, बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, और मुझे नहीं लगता है उनको ऐसे समय में पार्टी छोड़ के जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो कोई चिंतन मनन कर रहे होंगे और उसके बाद जो फैसला लेंगे। तीनों कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में जाने से चुनावी नतीजों में कितना फर्क पड़ेगा कहना जरा कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि निगम चुनाव के बीच हुए इस दल बदल ने सियासी चर्चाओं को गरमा दिया है। अब ये देखना है कि निगम चुनाव के दौरान दल बदल का ये खेल यही रुकता है या फिर आगे भी यूं ही जारी रहता है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग अपने मांझी फिल्म में सुना होगा। ये कहानी फिलहाल देहरादून में मेयर प्रत्याशी पर कुछ हद तक फिट बैठती दिख रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। ना कोई कारवां है ना कोई भीड़, अकेले ही जनता के बीच वोट मांग रहे ये हैं सरदार खान उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर चुनाव का ऐसा भूत सवार है कि जब तक जीत नहीं जाते तब तक चुनाव लड़ने से रुकेंगे नहीं। सरदार खान इस समय देहरादून के मेयर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार है। इन्होंने राज्य गठन के बाद साल 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर हर चुनाव में हिस्सा लिया है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लिहाजा एक बार फिर से सरदार खान चुनावी मैदान में है। मैंने ये तय किया था कि 2000 में राज्य बना और 2002 का जो पहला चुनाव होगा उसको मैं लड़ूंगा। तो मैं 2002 से लड़ता आ रहा हूँ, चुनाव फाइट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 2017 का नहीं किया। अभी लोग कहते हैं यार इतने चुनाव लड़ते हो, पैसा बर्बाद करते हो, क्या करते हो। मैंने ऐसा है, आग से वही खेलते हैं जिन्हें शोलों से डरने का शौक ना हो। बाकी तो आपके सामने ही है, बड़ी बड़ी पार्टी है, कितना सब कुछ चल रहा है और ईमानदारी का मैं चुनाव लड़ता हूँ और जनता का प्यार और स्नेह मुझे भरपूर मिलता है। सरदार खान 2002 के विधानसभा चुनाव से लेकर इस निकाय चुनाव तक करीब 12 अलग अलग प्रकार के चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि पिछले लंबे समय से वो जनता के बीच हैं। मैं ओनली मुस्लिम कैंडिडेट फर्ज इनका ही बनता है देने का। चेयरमैन के वोट में सिंगल कैंडिडेट ही है। आप देखते हैं लगातार बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, हिम्मत है इनकी। इन्होंने बेचारों ने इसमें जीवन बिता दिया, इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। इसे मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। माझी मूवी में भले ही दशरथ मांझी ने 22 सालों में पहाड़ को तोड़ा था, लेकिन क्या सरदार खान इन 22 सालों में जनता के बीच अपनी पैठ बना पाए हैं? अब ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।
नैनीताल हाईकोर्ट में आज आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट में आज राज्य के निकायों के आरक्षण मामले पर सुनवाई होगी और मामले में कोई फैसला भी आ सकता है। देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा नगर निगमों के आरक्षण पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, तो कई नगर पालिकाओं और नगर निकायों के आरक्षण पर भी कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने आरक्षण में मामले में जवाब दाखिल करना है। विश्वविख्यात पर्यटक स्थल औली इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। औली झील से लेकर गोरसो बुग्याल तक सैलानियों की भारी भीड़ है। नए साल के जश्न के बाद भी सैलानियों का तांता औली में लगा हुआ है और यहां की सुंदर वादियों में सैलानी मौज मस्ती कर रहे हैं। अट्ठाईस जनवरी से प्रदेश में नेशनल गेम्स की शुरुआत हो रही है और इन खेलों के सफल आयोजन के लिए खेल विभाग पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग इन खेलों के लिए मैदानों के सुधार पर विशेष ध्यान दे रहा है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ ने प्रदेश के कुछ मैदानों को राष्ट्रीय खेलों के लिए उपयुक्त नहीं माना था, जिसके बाद से ही खेल विभाग ने उन मैदानों के सुधारीकरण में जुटा हुआ है। इस बारे में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा का कहना है कि ओलंपिक संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी खेल मैदानों को तैयार किया गया है। आप स्वयं जाके देख सकते हैं, इसी परिसर में 14 गेम हमारे हो रहे हैं। जो सारे ग्राउंड्स हमारे 99% तैयार है। क्या होता है कि हमेशा लास्ट मोमेंट की सफाई, कहीं पे कोई पत्थर पड़ जाना, कहीं कुछ गड्ढा हो जाना तो उसका फिलिंग करना, ये सब काम चल रहा है। ये लास्ट तक चलता रहेगा, लेकिन कैंप हमारे चल रहे हैं। 26 महीने 4 स्टेट और 500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है उत्तराखंड का एक घुमक्कड़ बाघ, जिसे नाम दिया गया है RT5। अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड से चला ये बाघ यूपी, हिमाचल, हरियाणा होते हुए अब जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। देखिए इस घुमक्कड़ बाघ पर हमारी ये रिपोर्ट। अक्टूबर 2022 तक राजाजी नेशनल पार्क के वेस्टर्न पार्ट में 4 बाघ थे। पहली बार पार्क के ईस्टर्न पार्ट से कॉरिडोर पार कर यहां 5वें बाघ की एंट्री हुई, जिसे नाम दिया गया RT5। RT5 की ये पहली तस्वीर कॉरिडोर के भीतर की ही है। कुछ महीनों तक राजाजी वेस्टर्न पार्क में रुकने के बाद RT5 यूपी के शिवालिक रेंज के जंगलों में पहुंचा और फिर वहां से फरवरी 2023 में हिमाचल के सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। कुछ महीने हिमाचल में घूमने के बाद ये बाघ मई 2023 में हरियाणा के कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री कर गया। कई महीनों तक RT5 हरियाणा और हिमाचल के बीच घूमता रहा और अब ये बाघ जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंच गया है। हालांकि उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसके राजौरी में होने की अभी पुष्टि नहीं कर रहा है। अभी उसको हमने बिल्कुल जांच कर रहे हैं। हमारा संज्ञान में ये चीज आ रखा है। हमने जम्मू कश्मीर काउंटर पार्ट से बात भी हमारा डायरेक्टर राजा जी कर रहे हैं और इसके बाद फिर हमको जो डिटेल पता चलेगा हमको बताएंगे, क्योंकि टाइगर का संख्या बढ़ने के साथ साथ ही उन्होंने न्यू टेरिटोरीज आते हैं, वो लॉन्ग रेंज एनिमल होते हैं। सो हमको अभी उसका अगर कोई फोटोग्राफ्स होते हैं ना ट्रैप कैमरा का, तो अभी जम्मू कश्मीर का हमारे काउंटर पार्ट के साथ हमारा डायरेक्टर राजा जी लगातार संपर्क में है। उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री में ये पहला मामला है। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र से चला एक बाघ 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर ओडिशा पहुंच गया था। उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फिलहाल जम्मू कश्मीर से सेना द्वारा ली गई बाघ की फोटो मंगाने का प्रयास कर रहा है। इस फोटो से उत्तराखंड में ली गई बाघ की इसी फोटो से स्ट्रिप मैच कराई जाएंगी। उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि यह RT5 बाघ है या नहीं। जब तक कि उसका कोई प्रॉपर फोटोग्राफ नहीं आता और हम उसका स्ट्राइप पैटर्न नहीं मिला पाते, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये वही टाइगर है। परंतु हाँ, संभावना इसलिए है कि इधर से निकला है और वो टाइगर पहले भी अचरज वाली बातें कर चुका है कि वो यहाँ से जाके और हिमाचल चला गया, हिमाचल से कलेसर चला गया, तो हो सकता है कि संभवतः वो वहां भी चला गया हो। हालांकि शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि जम्मू के राजौरी में मिला बाघ 2022 में उत्तराखंड से चला घुमक्कड़ RT5 बाघ ही हो सकता है,
क्योंकि पिछले कई महीनों से ये बाघ न हिमाचल में रिपोर्ट हुआ है और न हरियाणा में। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावनाएं हैं कि RT5 हिमाचल से लगे जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर गया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। नए कर्मचारियों के लिए आवास नहीं और पुराने कब्जेदार छोड़ने को तैयार नहीं। नैनीताल पालिका का हाल कुछ ऐसा ही है। रिटायर्ड कर्मचारियों और बाहरी लोगों ने पालिका के आवासों पर कब्जा किया है, वहीं अब एक्शन की तैयारी है। नैनीताल शहर में पालिका अपने आवासों से कब्जा छुड़वाने की जुगत में लग गई है। 500 से ज्यादा मकानों का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इन घरों में रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ बाहरी लोगों का भी कब्जा मिला है। सालों से कुंडली जमाए बैठे इन कब्जेदारों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन घरों को न छोड़ने वाले कब्जेदारों से 3 गुना पैसा किराए के तौर पर वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों की तो पेंशन से भी वसूली की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं आवंटी, इसके अलावा कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके पास आवास हैं, और उसके अलावा कुछ 10 के आसपास अवैध लोग जो बैठे हैं। अवैध लोगों से हमने लेना आवास वापस करना स्टार्ट कर दिया है। उसमें एक व्यक्ति से हमने पिछले हफ्ते ही आवास लिया है। उसके अलावा बाकी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनका जो भी रिकवरी बनती है उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। सालों पहले रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों से आवास खाली कराना हमेशा ही चुनौती रहा है। वहीं नए कर्मचारियों को किराए में आवास लेकर रहना पड़ रहा है। हालांकि ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब निकाय चुनाव चल रहा है, इसीलिए बीजेपी इस मामले में कुछ साफ साफ नहीं कह पा रही। तो कांग्रेस आवासों और टैक्सी बाइक को रोजगार का मुद्दा बनाकर मैदान में उतर रही है। जो हमारे भाई टैक्सी चालक वाले भी हैं, बाइक चालक वाले भी हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। उनकी रोजी रोटी है। लेकिन बहुत सी चीजें मैं अभी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि गिनी चुनी टैक्सियाँ थी, इतनी कैसे बढ़ गई। यहाँ के टैक्सी चालकों को रोजगार मिलना चाहिए। मैं इसके लिए चाहूँगी कि यहाँ के जो टैक्सी चालक हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। कि जो नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत जितने भी कर्मचारीगण हैं जो रहते हैं, लगभग 350 परिवार हैं, उनके घर को खाली कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ये ये सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी जो मनोवृत्ति है, जो उनके मंतव्य है, जो उनकी सोच है, वो दर्शाती है। बहरहाल ये अलग बात है कि कांग्रेस सरकार के दौर में इन आवासों का मालिकाना हक देने पर विचार तो हुआ, जिसका विरोध भी खूब हुआ। लेकिन अब टैक्सी बाइक और मकानों का मुद्दा चुनाव में गर्म है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।